हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम लोग विश्व के भूगोल में देखने वाले हैं ब्रह्मांड के बारे में। ये सभी सवाल ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड के सभी सवाल इसमें आ गए हैं, बल्कि इसमें हमने ब्रह्मांड के उन सभी सवालों को लिया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके घटनाचक्र बुक से ही है और इसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में हम समझाने के लिए आप लोगों के सामने लाए हुए हैं। और अभी एक बुक का घटनाचक्र बुक का हम आपको यह सवाल बता रहे हैं। इसके बाद यह बुक ख़त्म होने के बाद अगला बुक भी हम करवाएंगे। एमटीएसएससी का जो घटना चक्र है उसका भी, रेलवे का भी जो घटना का चक्र है उसका भी सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किन्होंने दिया था? तो जॉर्ज लेमेत्रे ने। बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या होता है कि ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति हुआ है वो एक विस्फोट से हुआ है। यही है बिग बैंग थ्योरी। और ये थ्योरी किन्होंने दिया है? जॉर्ज लेमेत्रे ने। जॉर्ज लेमेत्रे ने कौन सा थ्योरी दिया है? तो बिग बैंग थ्योरी। अगर हम लोग ब्रह्मांड के उम्र की बात करें, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो याद रखिएगा 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। फिर से, ब्रह्मांड कितना पुराना है? 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। अगर हम लोग तारे की बात करें तो तारे जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम का है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि तारा पर जो टेम्परेचर होता है वो 1 से 1.5 करोड़ तक टेम्परेचर होता है। और इस पर हाइड्रोजन अणु मिलकर के, दो हाइड्रोजन मिलकर के भारी हीलियम का निर्माण करते हैं और इस नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो तारा जो है वो क्या है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से मिला हुआ है। अगला है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कुल मिलाकर के यदि कहें तो मंगल ग्रह पर वायुमंडल है जिस पर कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा 95% यहाँ आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही देखने को मिलता है। केवल दो ही ग्रह है जो दक्षिणावर्त परिक्रमा करता है। कौन कौन सा? तो शुक्र और अरुण। ये दोनों ऐसा ग्रह है जो कि दक्षिणावर्त परिक्रमा करता है। बाद बाकी जितने भी आठों ग्रह हैं वे सभी आठ नहीं बल्कि बाद बाकी 6 जितने भी ग्रह हैं सभी वामावर्त परिक्रमा करते हैं। याद कैसे रखेंगे? शुक्र है, अरुण ने केवल दक्षिणा मांगा। याद हो जाएगा। फिर से एक बार बोल रहे हैं, शुक्र है, अरुण ने केवल दक्षिणा मांगा। तो शुक्र और अरुण जो है वो दक्षिणावर्त गमन परिक्रमा करता है और बाद बाकी सभी जो हैं वो वामावर्त परिक्रमा करते हैं। अगर हम लोग शुक्र ग्रह पर वायुमंडल की बात करें तो शुक्र पर भी वायुमंडल है और यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर सूर्य के सबसे नज़दीक के ग्रह की बात करें तो बुध है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर रहता है वो शुक्र का है। क्यों? क्योंकि शुक्र पर वायुमंडल है और उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें है, जबकि बुध पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। अगला सवाल है, सूर्य का द्रव्यमान कितना है? तो याद रखिएगा 1.989 इंटू 10⁻30 किलो। फिर से, सूर्य का द्रव्यमान कितना है? 1.989 इंटू 10⁻30 किलो। अगर हम लोग ग्रह की बात करें तो सबसे पहले ग्रह की खोज हुई थी अरुण की। अरुण का इंग्लिश क्या होता है? यूरेनस। आपको आठों ग्रह का नाम इंग्लिश में याद होना चाहिए। तो अरुण को ही कहते हैं यूरेनस और इसको सबसे पहले खोजा गया था। किन्होंने खोजा था ये भी याद रखना है? हर्शेल ने। और कब खोजा गया था ये भी याद रखना है? 1781 ईस्वी में सबसे पहला ग्रह अरुण को खोजा गया था। और इस अरुण ग्रह पर 9 वलय हैं। कितने ग्रह हैं? कितने वलय हैं? 9 वलय हैं, जिसमें कि 5 का नामकरण किया गया है। पांचों का नाम क्या है? अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन। फिर से, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन। और इस अरुण पर जो है सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन मौजूद है। अरुण पर सबसे ज़्यादा कौन सा गैस मौजूद है? तो हाइड्रोकार्बन। अगर हम लोग बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बृहस्पति ग्रह का रंग कैसा है? नारंगी है।
वहीं पर अगर मंगल ग्रह की बात करें तो लाल है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मंगल के लास्ट में ल लगा हुआ है और ल से होता है लाल। बृहस्पति ग्रह का कैसा रंग है तो नारंगी। और बृहस्पति ग्रह पर जो दो मुख्य गैस हैं वो कौन कौन से हैं तो हाइड्रोजन और हीलियम। अगर हम बात करें ग्रह कितने हैं तो टोटल 8 हैं। अगर इसको हम शुरू से 4 और अंतिम से 4 को दो भाग में बांटें तो शुरू वाला जो है वो ठोस ग्रह है और बाद बाकी जो 4 हैं वे सभी गैसीय ग्रह हैं, याद रखें इस बात को। अगला है शनि। शनि को भी अगर देखें तो यहाँ भी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम ही है, जबकि ये हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा 96% है और हीलियम जो है 3% है। ये परसेंटेज आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये चीज़ देखिए, बृहस्पति और शनि दोनों लगातार, ये बृहस्पति है उसके बाद शनि है, और दोनों पर देखिए जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है दोनों बराबर बराबर है। और साथ ही साथ ये भी देखिए कि इसके बाद जो अणु आता है उस पर भी देखिए अलग टाइप का है, हाइड्रोकार्बन इस पर मौजूद है। लेकिन यदि हम लोग बृहस्पति से पहले जाएं मंगल, तो मंगल ग्रह पर भी कार्बन डाइऑक्साइड भरा पड़ा है 95%। उससे पहले अगर हम जाएं पृथ्वी के बारे में तो सबको पता ही है, बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि यहाँ के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है 78%, बाद बाकी ऑक्सीजन है 21%। उससे पहले यदि हम लोग शुक्र ग्रह पर जाएं तो शुक्र ग्रह पर सबसे ज़्यादा क्या है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। और उससे पहले अगर हम लोग जाएं बुध ग्रह, जिस पर कि वायुमंडल ही नहीं है। तो एक बार में सारा का सारा रिवीजन हो गया। अगर हम लोग प्लूटो ग्रह की बात करें तो प्लूटो ग्रह की खोज 1930 में हुई थी और इसको 9वां ग्रह का नाम दिया गया था। लेकिन 2006 में जो 26वीं बैठक हुई थी, इसमें क्या हुआ कि प्लूटो को ग्रह के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। कईवीं बैठक थी 26वीं, कब 2006 में। अगर आप इसको याद रखने का तरीका देखें तो इस 2 और 6 को निकाल लीजिए तो 26 हो रहा है। लेकिन सवाल अब यहाँ से ये बनता है कि प्लूटो के सबसे बड़े ग्रह का बड़े उपग्रह का नाम बताइए, तो याद रखिएगा चेरॉन। चेरॉन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है तो याद रखिएगा प्लूटो का। फिर से प्लूटो का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बड़ा उपग्रह कौन सा है तो चेरॉन। अगर हम लोग हेली धूमकेतु की बात करें, धूमकेतु के बारे में हालांकि हमने आपको बताया नहीं है, लेकिन इसके भी बारे में आपको बतलाएंगे। हेली धूमकेतु की खोज हेली ने ही किया था, जिनके नाम से हेली इसका पड़ा है। कब खोजा गया था तो 1705 में। और कहा गया ये जो हेली धूमकेतु है वह 76 वर्षों में एक बार देखने को मिलता है। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, हेली धूमकेतु कितने सालों पर देखने को मिलता है तो 76 वर्षों में। आप अक्सर सुनते होंगे गैलीलियो चंद्रमा के बारे में बताइए। गैलीलियो चंद्रमा का मतलब ये हुआ कि 1610 में गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह के 4 उपग्रह को खोजा था। गैलीलियो ने 1610 में बृहस्पति के 4 उपग्रह को खोजा था। वही है गैलीलियो का 4 उपग्रह, 4 चंद्रमा। कौन कौन सा है याद रखिएगा, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड। ये आपको याद होना ही चाहिए, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड। ये चारों उपग्रह गैलीलियो उपग्रह के नाम से जाना जाता है, जो कि 1610 में खोजा गया था गैलीलियो के द्वारा। अगला है न्यू स्टार। न्यू स्टार का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एरे। न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एरे, ये एक क्या है तो टेलीस्कोप है। और इसका काम क्या है तो कृष्ण वीवर यानी कि ब्लैक होल के गहन सर्वेक्षण, ब्लैक होल के अध्ययन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। न्यू स्टार का फुल फॉर्म अगर देखें तो न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एरे है। अगर हम लोग बात करें तारे का जो नाम दिया जाता है या फिर कोई नया ग्रह दिखने पर उसका जो नाम दिया जाता है वो कौन नाम देता है तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ। कौन देता है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ। और इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1919 में हुई थी, ये याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना कब हुई थी तो 1919 में। एक शहर है पोंटियानक, पोंटीनायक।
पोंटियानक जो है ये इंडोनेशिया का एक शहर है जिसको कि भूमध्य रेखीय शहर कहा जाता है क्योंकि ये भूमध्य रेखा पर है। कौन सा शहर? पोंटियानक। कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे है। हमारे आकाशगंगा बोले तो गैलेक्सी। ऐसा कहा जाता है ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। तो हमारा जो गैलेक्सी है, हमारा जो आकाशगंगा है, उसका नाम क्या है? मिल्की वे है। लेकिन हमारे इस आकाशगंगा के नज़दीक में आकाशगंगा का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। फिर से, हमारा जो आकाशगंगा है उसका क्या नाम है? मिल्की वे। और इस आकाशगंगा के सबसे नज़दीक में कौन सा आकाशगंगा है? तो याद रखिएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अगर हम लोग आकाशगंगा के आकार की बात करें तो देखिए, ऊपर में आपको इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश भी आपको याद रखना ज़रूरी है। तो आकाशगंगा का आकार कैसा कैसा हो सकता है? इर्रेगुलर्स, एलिप्टिकल्स, स्पाइरल्स। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। कौन कौन सा? इर्रेगुलर्स, एलिप्टिकल्स, स्पाइरल्स। जो आप अंडा देखते हैं ना, अंडा का आकार वो एलिप्टिकल है, और सर्पिलाकार ऐसे जो दिखता है ना, वो है आपका स्पाइरल्स। और अनियमित मतलब जिसका कोई नियमित नहीं हो। लेकिन आपको ये 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, तो लेकिन ध्यान रखिएगा, आकाशगंगा का आकार कभी भी रेगुलर नहीं होता है, और इसमें भी अगर मुख्य रूप से होता है तो स्पाइरल्स होता है, यानी कि सर्पिलाकार, दंड सज्जित सर्पिलाकार। याद रखें, रेगुलर नहीं होता है, मुख्य रूप से क्या होता है? तो स्पाइरल होता है। अगला सवाल है कि वायुमंडल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, मेटियोरोलॉजी। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? मेटियोरोलॉजी। और पर्यावरण है और पर्यावरण में रहने वाले जीव हैं। पर्यावरण है और पर्यावरण में रहने वाले जीव जंतु हैं। इन दोनों के बीच के संबंध का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? तो पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीव के बीच के संबंध का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। आगे है, ग्रहों की जो परिक्रमा पथ है, मान लीजिए ये सूर्य है और इसके सामने, इसके चारों ओर जो है, अगर ग्रह परिक्रमा कर रहा है तो उसका आकार कैसा होगा? तो वो होगा एलिप्टिकल। यहाँ देखिए, एलिप्टिकल और एलिप्टिकल। एलिप्टिकल का मतलब क्या होता है? फैला हुआ वृत्त, दीर्घ फैला हुआ वृत्त, यानी कि अंडाकार। आगे ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। उर्सा मेजर को कहते हैं ग्रेट बियर, उर्सा माइनर को कहते हैं लिटिल बियर। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, आपको समझ में नहीं आता है। तो देखिए, मेजर का माने बड़ा होता है, बड़ा माने ग्रेट होता है। माइनर का माने छोटा होता है, लिटिल का माने छोटा होता है। तो उर्सा मेजर ग्रेट बियर और उर्सा माइनर लिटिल बियर। और अगला सवाल है, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद क्या कहलाता है? तो ब्लू मून। महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद क्या कहलाता है? तो ब्लू मून। ये सभी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इसलिए उम्मीद है कि आगे भी ये सभी सवाल आपसे पूछ लिए जाएं। तो आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मांड से केवल इतने ही सवाल हैं क्या? ब्रह्मांड में इतने ही सवाल हैं? जी ऐसा नहीं है, ब्रह्मांड में बहुत सारे सवाल हैं। ये तो भी हम एक पतली सी बुक का हम आपके सामने सवाल लेकर के आए हुए हैं। अब आगे जब हम करवाएंगे तो इसका सारा कुछ आपको फिर से वहाँ पर रिवीजन करवाया जाएगा। देखिए साथियों, एक बात मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जब आप छोटे थे तो बचपन में कहा जाता था कि सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूब जाता है। फिर हमें पता चला कि सूर्य अपनी जगह स्थिर है, पृथ्वी ही इसके चारों ओर घूम रही है। फिर उसके बाद पता चलता है कि सूर्य, पृथ्वी जो है वो वामावर्त घूम रही है। फिर हमें पता चलता है कि नहीं, ये जो सूर्य है ये भी अपने अक्ष पर घूम रहा है। तो सारा नॉलेज, सारा जानकारी अगर एक ही बार, सारा इन्फॉर्मेशन एक ही बार दे दिया जाता तो कन्फ्यूज हो जाते। छोटा छोटा करके हम लोग बहुत बड़ा घड़ा नहीं समुद्र भरेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।